गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। वेलकम टू माई क्लास। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी चैप्टर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये एक न्यू टॉपिक है बच्चों। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है, क्या थॉट आता है? मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में आपको डिस्क्राइब किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को हम लोग प्रोसेस करके उसको नया लुक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर हमारे पास कॉटन है, कॉटन से हमने उसको इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग की कॉटन को, और उसको हमने क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास रॉ मटेरियल तो होता है और उसको हम इंडस्ट्री में ले जाकर के प्रोसेसिंग करके उसको एक न्यू लुक देते हैं, नए रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर देखिए शुगर केन है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग की गई, शुगर केन को उसमें मशीनों में डाल करके उसका रस निकाला गया, फिर उस रस को ड्राई करके उससे बनाया गया जैगरी बनाया गया, शुगर बनाई गई, खांडसारी बनाई गई, और एक उससे क्या बना, वैल्यूएबल गुड्स बन गया, शुगर भी बनी, जिसको कि हमने 60 रुपीज पर केजी बेचा। रॉ मटेरियल जो शुगर केन था उसको मैंने 10 रुपीज पर केजी खरीदा और उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करके उसको वैल्यूएबल गुड्स में या शुगर में कन्वर्ट करके उसको हमने 60 रुपीज पर केजी बेचा। तो इससे हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और उसको हम इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करके उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों यही है प्रोसेसिंग। आई होप कि आपको मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर के रूप में, इसकी क्या उपयोगिता है हमारी लाइफ में, क्या इसके यूजेस हैं। तो चलिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेवलपमेंट या विकास की रीढ़ की हड्डी है। इट मीन्स कि कोई भी कंट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ना हो, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होंगी तो हम किस रॉ मटेरियल को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और रॉ मटेरियल को अगर हम प्रोसेसेस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम वैल्यूएबल गुड्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग है डेवलपमेंट की बैकबोन है। और ये क्योंकि ये क्या करती है, ये करती है इट reduce the dependence of people on agricultural income by providing employment. It means कि ये क्या करती है, ये व्यक्ति की जो एग्रीकल्चरल इनकम है, कृषि से जो होने वाली आय होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करती है। और किस तरह से कम करती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करके। एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रोवाइड करेगी? सपोज कीजिए कि कोई एक किसान है, उसका नाम राम है, और वो पहले एग्रीकल्चर करता है, वो कल्टीवेशन करता है, खेती के ऊपर ही डिपेंड करता था, और उसने वो टोमेटो को या पोटैटो को ग्रो करता है। और अब क्या कर रहा है, लेकिन अब आगे चल के उसने क्या किया, उसने आगे चल करके उस टोमेटो से प्रोसेस करके उसने जैम बना करके या उसका प्यूरी बना करके टोमेटो केचप नाम से बेचना शुरू किया, राम टोमेटो केचप।
तो इस तरीके से जो उसने टोमेटो को जो ग्रो करने पर उसको 10 रुपीज़ का जो अगर वो मार्केट में बेचता था तो 10 रुपीज़ केजी बिकते थे। लेकिन जब उसने टोमेटो केचप बना करके उसने बेचना शुरू किया तो उसको 100 रुपीज़ पर केचप के मिलने लगे, पर केजी केचप के मिलने लगे। तो इससे उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ठीक यही बात, यही एग्जाम्पल हम पोटैटो के उसमें भी दे सकते हैं कि पहले अगर पोटैटो ग्रो करता है, आलू को ग्रो करता है और आलू अगर डायरेक्ट मार्केट में बेचता है तो उससे उसको इतनी इनकम नहीं होती है जितना कि अगर वो आलू के चिप्स बना करके या पोटैटो के चिप्स बना करके उसको बेचने पर इनकम होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और नए गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब रामू ने क्या किया, जब उसने आलू से केचप बनाना शुरू किया तो उसके लिए इसको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री लगाएगा तो वो अकेले तो उस इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसे और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या और अदर हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में और लोगों को भी रखेगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो इससे जो जो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम थी, जो केवल कृषि से होने वाली आय थी, उसको सपोर्ट मिल गया। पहले तो वो केवल कृषि से ही कमाता था, अब वो इंडस्ट्री के थ्रू भी कमाने लग गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से वो प्रॉस्परस हो गया। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इनकम को बढ़ाता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है और सेकेंडरी सेक्टर का यही वर्क है कि वो इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करके उसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। जो व्यक्ति की कृषि से होने वाली आय होती है उसके ऊपर निर्भरता को कम करके आय के अदर सोर्सेस को ये इंक्रीज कर देता है मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब चूंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इंडस्ट्रीज लगी, नई नई इंडस्ट्री लगी, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ढेर सारी इंडस्ट्री लगी तो लोगों को ज़्यादा लोगों को काम मिला, ज़्यादा लोगों को काम मिला तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज़्यादा टर्न आउट हुआ, तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, एक पूर्व शर्त है, एक निर्धारित शर्त है। किस चीज़ की शर्त है बच्चों, वो इस चीज की शर्त है कि वो बेरोजगारी को खत्म करती है और देश से गरीबी को हटाती है। कौन हटाता है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से बेरोजगारी और गरीबी, जो कि आज की एक मेन सोशल प्रॉब्लम है और जिसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको खत्म करना। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। थर्ड है, तो ये इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक सेक्टर लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑपरेटेड पब्लिक सेक्टर लगाए जाते हैं, जैसे भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है और हम चीज़ों को कम समय में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे कम दाम पर। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को मैनुअली प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो प्राइस हो वो नेचुरली अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो प्रोसेस है मैनुअली वो टाइम टेकिंग है और उसमें समय भी लगता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को मशीनों से प्रोड्यूस किया जाता है तो कम समय में ज़्यादा मात्रा में कम दाम में हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे और इससे हम ज़्यादा लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और पब्लिक सेक्टर लगाए जाते हैं। थर्ड है एक्सपोर्ट ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज।
अब क्या होगा, अब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, अब मान लीजिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जो हम साल भर में या पूरे ईयर में हम जो कुछ भी ग्रो करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसका वो हम अपने कंट्री में ही उसका पूरा कंज्यूम कर लें, उसको पूरा खपत हमारे देश में ही हो जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्लस होती हैं तो इसके लिए हमें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है जो कि बहुत वैल्यूएबल होती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है वो फॉरेन करेंसी की। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि हमें फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल को हमें फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करना होता है क्योंकि वो हमारी कंट्री में उतना नहीं पाया जाता जितना कि वो हम लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की। तो इसके लिए उनसे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है और फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो इससे हमारा डेवलपमेंट भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज होने से फॉरेन की कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, हमारी कंपनियां अदर कंट्रीज में जाती हैं, तो इससे भी डेवलपमेंट होता है, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में और लोग जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा नरिश करती हैं और ज़्यादा ग्रो करती हैं, इंप्रूव करती हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी में, वो खराब प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकती हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड हायर वैल्यू फॉर गुड्स टू कंट्री प्रॉस्पेरिटी। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सामान का विनिर्माण, उससे क्या होता है, किसी भी चीज को हायर वैल्यू मिलती है। गुड्स कंटिन्यू, हम आप सपोज कीजिए कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं। जैसे कि हम कॉटन को भी ग्रो करते हैं, हम एप्पल को ग्रो करते हैं, हम स्पाइसेस को ग्रो करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, अगर हम उन क्रॉप्स को डायरेक्टली अगर किसी अदर कंट्री को सेल कर देते हैं तो वो कंट्री उस प्रोडक्ट से डबल प्रॉफिट अर्न करती है। डबल प्रॉफिट इसलिए अर्न करती है कि फर्स्ट चीज ये कि सपोज कीजिए कि राम ने जो अगर सपोज कीजिए कि एप्पल हमारे यहाँ ग्रो होता है, तो राम ने एप्पल को ग्रो किया, उसने एप्पल को ग्रो करके एक अदर फॉरेन कंट्री या नेपाल है या पाकिस्तान है, अफगानिस्तान या अमेरिका, किसी को भी 100 रुपीज़ पर केजी से उसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो क्या हुआ, उसको केवल 100 रुपीज़ का ही फायदा हुआ, 90 रुपीज़ का फायदा हुआ। अब वही अमेरिकन कंपनी या वही अदर कंट्रीज जो है उस एप्पल से जैम बना करके उस जैम को हमारे ही मार्केट में ला करके हमको ही सेल कर रहा है, तो क्या हुआ, 200 रुपीज़ में, तो उससे उसको डबल प्रॉफिट हुआ। वो हमारी ही चीज को ला करके हमारी ही कंट्री में सेल कर, रॉ मटेरियल हमारा ही लिया है उसने और उसी रॉ मटेरियल को जस्ट डबल रेट पर ला करके हमारी कंट्री में सेल कर रहा है, तो इससे उसको डबल प्रॉफिट हुआ। तो अगर इस कंडीशन को ठीक रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स मीन्स कि अगर जो हम एप्पल डायरेक्टली किसी अदर कंट्री को सेल कर रहे हैं, उस एप्पल को सेल ना करके हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिसमें कि हम उन एप्पल्स को प्रोसेसिंग करके उनका हम जैम खुद बनाएं और खुद बना करके हम अदर कंट्री को सप्लाई करें, तो हमें भी डबल प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में क्या उसमें जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो जुड़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट की वैल्यू जुड़ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा टर्न आउट होगा, ज़्यादा टर्न आउट होगा तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस होगी, समृद्ध होगी, तो हमारी इकोनॉमी समृद्ध होगी तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे पॉइंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में एक न्यू टॉपिक के साथ। बच्चों प्लीज if you want to take a screenshot, please take it.
सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बच्चों। अभी जस्ट मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको कई पॉइंट्स भी डिस्क्राइब किए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, एग्रीकल्चर के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में, इसको हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब दोनों एग्रीकल्चर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर मूव्स हैंड इन हैंड। इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा खेती का एरिया या प्राइमरी सेक्टर है, वो इंडस्ट्री के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाता है और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, बोथ मूव हैंड इन हैंड। तो अब यहाँ पर कभी बच्चों आपने ये सोचा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर की मदद करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर की किस तरीके से हेल्प करता है। तो सपोज कीजिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की हेल्प इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे करता है, मशीनरी के रूप में। वो उसको मशीनरी प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ देखिए ये एग्रीकल्चरल सेक्टर है हमारा, इससे रॉ मटेरियल मिला, रॉ मटेरियल को हमने इंडस्ट्री में ले जाकर के प्रोसेस किया। तो इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी मशीनें, नई मशीनें, नए इक्विपमेंट, नए औजार होंगे, तभी हम उनको प्रोसेस कर पाएंगे। उदाहरण फॉर एग्जांपल हम लोग अपना पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि राम ने एक पहले वो पोटैटो घी ग्रो करता था, फिर धीरे से उसने पोटैटो से चिप्स बनाना शुरू कर दिया। तो चिप्स वो कैसे बनाएगा अगर उसके पास अगर वो मशीन नहीं हुई, अगर उसने इंडस्ट्री में वो मशीन नहीं डाली, इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो फिर वो चिप्स नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, और इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीनरी प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट कहा गया है बोथ मूव्स हैंड इन हैंड, यहाँ पर एकदम करेक्ट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटेंस है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बच्चों की अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के रिलेशन की बात पढ़ी और देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे के बीच में कैसे एक रिलेशन है। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे तरीके से भी दोनों के बीच में रिलेशन को देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले भी हम लोग के देश में या पहले भी वर्ल्ड में एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होता था, लेकिन फर्क ये है, और आज भी होती है, लेकिन फर्क ये है कि पहले जो खेती होती थी वो बहुत टाइम टेकिंग होती थी। पहले जो एग्रीकल्चर होती थी वो बहुत टाइम टेकिंग होती थी और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, हार्ड लेबर करना पड़ता था। लेकिन आज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उसने एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प की। कैसे हेल्प की, उसने बहुत सारे नए इक्विपमेंट बनाए, औजार बनाए, जिससे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को अपना काम करने में इजी होने लगा, आराम होने लगा, और जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया कि पहले भी देखो, पहले क्या होता था बच्चों की, पहले अगर हमको खेती करना होता था तो हम लोग बैलों से या हल के थ्रू खेती करते थे। लेकिन आज जमाना आ गया, ट्रैक्टर से हम खेती करने लगे हैं। तो इससे हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये टाइम टेकिंग भी कम है और इसमें मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से ही संभव हो पाया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने मशीनरी प्रोवाइड कराई है एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे कि वो रॉ मटेरियल को
प्रोसेस करके नए चीज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इस तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से आज हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ग्रो कर गया है, और उसने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है कि उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा टर्न आउट होगा, और जितना ही टर्न आउट होगा हमारी इकोनॉमी उतनी ही प्रॉस्परस होगी, और हमारी कंट्री उतनी ही समृद्ध होगी, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिलेशन इन दोनों के बीच में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में कैसे रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अब एक और न्यू डायमेंशन है जिसको कि पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एनर्जी, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, आवर गुड्स मस्ट बी एट पार विद इंटरनेशनल मार्केट। अब ये क्या है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन एक न्यू वर्ड है और इसको बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण मतलब कि अब हमारा जो देश है वो हमारा ही नहीं रह गया है, हमारा कांटेक्ट अदर कंट्री से भी हो गया है। जब हम अब आज के युग में, आज का जो ये बदलता युग है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें सारे कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज आप आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के इंक्रीज होने की वजह से सारा जो विश्व है एक छोटा सा घर की तरह हो गया है, कुटुंब की तरह लगने लग गया है। हर कंट्री एक दूसरे से किसी ना किसी मैटर से रिलेटेड है। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ग्लोबल कंपटीशन क्यों बढ़ गया है? कि अब फॉरेन कंपनीज जो है वो हमारी कंट्री में आती हैं, हमारी कंट्री की जो कंपनियां हैं वो फॉरेन कंट्रीज में आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इंक्रीजमेंट हुआ है, और वो अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो भी खराब सामानों को सेल कर सके, क्योंकि उसका सामना अब ग्लोबल लेवल पर है। पहले क्या होता था? पहले भी चीजें बनती थी लेकिन वो केवल उस स्पेशलाइज्ड एरिया तक ही उनको चैलेंज का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है? अब उनका सामना, उनका चैलेंज क्या है? ग्लोबल मार्केट पे है, पूरे वैश्विक स्तर पे है। इसलिए उनको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा उन कंपनीज को कि वो इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में टक्कर दे सके। तो इसलिए हमारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और ऐसा बनाएं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने को एक स्टैंड ला सके, अपने लिए एक स्टैंड खड़ा कर सके, अपने के लिए एक मुकाम बना सके और वो एक अलग रूप में जाना जा सके। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत एफर्ट किए जा रहे हैं, प्लस जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट किए हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। पहले तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ जियोग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या रिलेशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, और ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबल कंपटीशन क्या होता है, और इंटरनेशनल मार्केट के लेवल के लायक हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, तो जिससे कि हमारी कंट्री ग्रो कर सके और हमारी कंट्री में समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए। बच्चों, मैं आपका वेट करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।